आपके फर्स्ट सेमेस्टर की अंडरस्टैंडिंग पॉलिटिकल थ्योरी सिलेबस की फिफ्थ एंड लास्ट यूनिट पॉलिटिकल कम्युनिटी एंड पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन अभी तक की यूनिट से थोड़ी डिस्टिंक्ट है ये यूनिट, बट एक ज़रूरी फाउंडेशनल क्वेश्चन कैरी करती है अपने साथ। ब्रॉडली विल कवर ऑल द सब टॉपिक्स ऑफ द यूनिट एंड ऑल्सो बी सीइंग द इम्पोर्टेंट थिंकर्स टू इंश्योर कंसेप्चुअल क्लैरिटी एज वेल एज एग्जाम प्रिपेयर्डनेस इन वन शॉट। टुवर्ड्स द एंड एग्जाम पर्सपेक्टिव से कुछ पीवाईक्यूज भी देखेंगे, तो लेट्स बिगिन। पॉलिटिकल थ्योरी का एक सेंट्रल पॉइंट है पॉलिटिकल कम्युनिटी का आइडिया। सिंपल शब्दों में इसका मतलब है एक कलेक्टिव लाइफ जहां इंडिविजुअल्स एक कॉमन लीगल और इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क के अंडर रहते हैं, यानी सब एक ही गवर्निंग स्ट्रक्चर फॉलो करते हैं और एक दूसरे के अथॉरिटी को रिकॉग्नाइज करते हैं। अब इसके साथ जुड़ी एक और बड़ी फिलोसॉफिकल डिबेट है पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन। सवाल ये है कि हम लॉज को ओबे क्यों करें। अगर एक अथॉरिटी है तो इंडिविजुअल्स उसके रूल्स फॉलो करने के लिए मॉरली और पॉलिटिकली बाउंड क्यों हैं, क्यों माने हम स्टेट की बात या उसके लॉज। ये दोनों कंसेप्ट्स पॉलिटिकल कम्युनिटी एंड पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन सिर्फ थ्योरी के लिए नहीं बल्कि गवर्नेंस के लेजिटिमेसी के लिए भी ज़रूरी हैं, चाहे बात हो एंशियंट सिटी स्टेट्स की या मॉडर्न लिबरल डेमोक्रेसीज की। एक सही पॉलिटिकल ऑर्डर तभी बनता है जब लोग अपने आप को कम्युनिटी का हिस्सा समझकर अथॉरिटी को ओबे करते हैं। पॉलिटिकल कम्युनिटी का मतलब है एक ऐसी कम्युनिटी जिसमें सब लोग एक डिफाइंड ज्योग्राफिकल एरिया में रहते हैं और एक कॉमन पॉलिटिकल सिस्टम के अंडर गवर्नड होते हैं। उनके ऊपर एक शेयर्ड बॉडी ऑफ लॉज अप्लाई होती है। अब ये पॉलिटिकल कम्युनिटी अलग है कल्चरल, रिलीजियस या प्रोफेशनल कम्युनिटी से, क्योंकि उनका बेस होता है आइडेंटिटी या फंक्शन, जैसे धर्म, जाति या प्रोफेशन। लेकिन पॉलिटिकल कम्युनिटी का पर्पस अलग है। यहाँ फोकस है पावर एक्सरसाइज करने पर पॉलिटिकल एंड्स के लिए। ये एंड्स क्या होते हैं? सबसे बेसिक चीज़ें यही एंड्स हैं। लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, डिफेंस प्रोवाइड करना और पब्लिक गुड इंश्योर करना। मतलब पॉलिटिकल कम्युनिटी का मेन गोल होता है एक ऐसा सिस्टम क्रिएट करना जिसमें इंडिविजुअल्स की लाइफ सिक्योर हो और ऑर्गेनाइज्ड हो और कलेक्टिव वेलफेयर को प्रमोट किया जा सके। अगर हिस्ट्री में देखें तो पॉलिटिकल कम्युनिटी हमेशा से पॉलिटिकल फिलोसफी का एक सेंट्रल कंसर्न रही है। प्लेटो के रिपब्लिक में आइडियल स्टेट एक हायरार्किकल और रैशनल कम्युनिटी के रूप में देखा गया है, जहां जस्टिस तब होती है जब हर क्लास अपना अपना रोल प्रॉपर्ली परफॉर्म करे। एरिस्टोटल के लिए पॉलिस सिर्फ सर्वाइवल का टूल नहीं था, बल्कि गुड लाइफ यूडेमोनिया अचीव करने का नेचुरल फॉर्म था। वो कहते थे कि ह्यूमंस नेचुरली पॉलिटिकल होते हैं और स्पीच और रीजन के थ्रू पॉलिटिकल कम्युनिटी में जस्टिस और वर्च्यू कल्टीवेट होती है। बाद में हॉब्स, लॉक और रोशे के सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरीज में पॉलिटिकल कम्युनिटी को एक रैशनल एग्रीमेंट के रिजल्ट के रूप में समझा गया, जहां इंडिविजुअल्स अपनी प्रोटेक्शन और कोऑपरेशन के लिए कलेक्टिव अथॉरिटी बनाते हैं। इस तरह पॉलिटिकल कम्युनिटी को हम एक ऐसे फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पावर के रूप में समझ सकते हैं जो अपने मेंबर्स की कलेक्टिव विल से डिराइव्ड होता है। यहाँ एक इम्पोर्टेंट डिस्टिंक्शन समझना ज़रूरी है। पॉलिटिकल कम्युनिटी, नेशन और स्टेट एक जैसे लगते हैं लेकिन अलग अलग कंसेप्ट्स हैं। नेशन बेनेडिक्ट एंडरसन के हिसाब से एक इमेजिन्ड कल्चरल कम्युनिटी है, इमेजिन्ड, जिसमें लोग शेयर्ड ट्रेडिशंस, लैंग्वेज, एथनिसिटी और कलेक्टिव मेमोरी से जुड़े होते हैं। नेशन सॉवरेन स्टेट के बिना भी एग्जिस्ट कर सकती है, जैसे ज्यूज़ का एग्जाम्पल इज़राइल बनाने से पहले, और कुछ ऐसा ही तालिबान के बारे में भी देखा जाता है। मतलब नेशन एक कल्चरल कंस्ट्रक्ट है जबकि पॉलिटिकल कम्युनिटी एक लीगल टेरिटोरियल कंस्ट्रक्ट है। स्टेट दूसरी तरफ एक लीगल पॉलिटिकल इंस्ट्रूमेंट है जो पॉलिटिकल कम्युनिटी बनाती है। इसके अंदर इंस्टीट्यूशंस आते हैं जैसे ब्यूरोक्रेसी, मिलिट्री, जुडिशरी, जिनके थ्रू पावर एक्सरसाइज होती है। यानी नेशन वो आइडिया है, पॉलिटिकल कम्युनिटी वो लीगल और टेरिटोरियल कंस्ट्रक्ट है, ज्योग्राफी है, और स्टेट वो पॉलिटिकल इंस्ट्रूमेंट है, वो लीगल इंस्ट्रूमेंट है जो पॉलिटिकल कम्युनिटी डेवलप करती है। लेकिन इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि पॉलिटिकल कम्युनिटी स्टेट के बिना भी एग्जिस्ट कर सकती है, जैसे कोलैप्स्ड स्टेट्स जैसे सोमालिया या लीबिया में स्टेट मशीनरी फेल हो गई पर लोगों की कम्युनल आइडेंटिटी जो है वो बनी रही। इसलिए पॉलिटिकल कम्युनिटी को हम स्टेट से ज़्यादा ब्रॉड और एंड्योरिंग समझ सकते हैं, जो सिर्फ इंस्टीट्यूशंस नहीं बल्कि बिलोंगिंग और म्यूचुअल ऑब्लिगेशन की शेयर्ड फीलिंग को कैप्चर करता है।
अब बात करते हैं पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन की, जो एक सेंट्रल नॉर्मेटिव क्वेश्चन उठाता है। हम स्टेट के लॉज क्यों माने? स्टेट को हम पर मॉरल अथॉरिटी कैसे मिलती है? इसका एक मेजर जवाब आता है कंसेंट थ्योरी से, जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट थिंकर्स से जुड़ी है। आइडिया ये है कि हम लॉज को इसलिए मानते हैं क्योंकि हमने डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उन्हें कंसेंट दिया है। हॉब्स के अकॉर्डिंग लोग अपने सारे राइट्स एक एब्सोल्यूट सॉवरेन को दे देते हैं ताकि सिक्योरिटी मिल सके। लोग थोड़ा लिबरल हैं, उनके लिए कॉन्ट्रैक्ट एक म्यूचुअल एग्रीमेंट है जिस पे इंडिविजुअल्स मेजॉरिटी को रूल मानते हैं इन एक्सचेंज फॉर प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी। रूसो इसे और डीपन करते हैं कहकर कि ऑब्लिगेशन आती है जनरल विल से, एक कलेक्टिव मोरल फोर्स जो हर सिटीजन के पार्टिसिपेशन से बनती है। आज के मॉडर्न डेमोक्रेसीज में भी वोटिंग, सिटीजनशिप और सिविक पार्टिसिपेशन को एक तरह का इम्प्लिसिट कंसेंट माना जाता है, जो हमें लॉज फॉलो करने के लिए मॉरली बाइंड बनाता है, सॉरी। मॉरल ड्यूटी थ्योरी कहती है कि पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन का बेसिस एक तरह की मॉरल जिम्मेदारी है। अगर आप एक पॉलिटिकल कम्युनिटी के मेंबर हो, तो आपकी ड्यूटी बनती है उसकी स्टेबिलिटी और फंक्शनिंग में कंट्रीब्यूट करना। जैसे फैमिली और सोसाइटी के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, वैसे ही पॉलिटिकल कम्युनिटी के लिए भी। इस नज़रिए से डिसोबीडियंस सिर्फ इलीगल नहीं बल्कि मॉरली गलत भी है, क्योंकि ये कम्युनल हार्मनी और शेयर्ड लाइफ को डिस्टर्ब करता है। दूसरा इम्पोर्टेंट एंगल है फेयरनेस थ्योरी या ड्यूटी ऑफ फेयर प्ले, जैसे थिंकर्स लाइक एच.एल. हार्ट और जॉन रॉल्स ने डेवलप किया। इसके अकॉर्डिंग जब इंडिविजुअल्स सोशल ऑर्डर से बेनिफिट लेते हैं, जैसे रोड्स, स्कूल्स, हेल्थ केयर, डिफेंस, तो उन पे रेसिप्रोकल ड्यूटी बनती है कि वो लॉज को ओबे करें जो इन बेनिफिट्स को पॉसिबल बनाते हैं। यहाँ लॉजिक है फेयरनेस का। अगर सब एन्जॉय कर रहे हैं पब्लिक गुड्स, तो हर किसी को अपना पार्ट प्ले करना पड़ेगा, वरना सिस्टम फ्री राइडिंग से कोलैप्स हो जाएगा। अगर आप रोड पे चल रहे हैं तो टैक्स भी देना चाहिए। प्रूडेंशियल या प्रैग्मैटिक जस्टिफिकेशंस देखें तो पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन को थोड़ा अलग एंगल से समझते हैं। यहाँ ओबीडियंस का जस्टिफिकेशन मेनली यूटिलिटी और सेल्फ इंटरेस्ट पर बेस्ड होता है। यूटिलिटेरियन थिंकर्स लाइक जेरेमी बेंथम और लेटर जेएस मिल कहते हैं कि लॉज तब जस्टिफाई होते हैं जब वो ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ द ग्रेटेस्ट नंबर को प्रमोट करते हैं। मतलब अगर लॉज पीस, सिक्योरिटी और प्रेडिक्टेबिलिटी लाते हैं तो उनको ओबे करना सबके लिए फायदेमंद है। मिल ने अपनी फेमस वर्क ऑन लिबर्टी में भी इसकी बात की और स्ट्रेस स्ट्रेस किया कि लॉ और अथॉरिटी का रिस्पेक्ट तब तक होना चाहिए जब तक वो इंडिविजुअल फ्रीडम और कलेक्टिव वेलफेयर को बैलेंस करता है। एक यूटिलिटेरियन है मिल, तो उनके लिए तो हाईएस्ट हैप्पीनेस अगर अचीव हो पा रही है ऑब्लिगेट करके स्टेट को, तो अच्छी बात है। दूसरी तरफ एक सेल्फ इंटरेस्टेड बेसिस भी है। अगर लॉज तोड़ने से पनिशमेंट, पेनल्टीज या सोशल स्टैंडिंग का लॉस होगा, तो रैशनली बेटर होगा अथॉरिटी को ओबे करना। ये स्पेशली उन सिस्टम्स में स्ट्रांग है जहां कॉस्ट ऑफ डिफाइंस बहुत हाई होती है, जैसे एब्सोल्यूट मोनार्कीज, कलोनियल रिजीम्स या इवन मॉडर्न अथॉरिटेरियन स्टेट्स। मतलब लोग कभी-कभी फियर और प्रैक्टिकल कैलकुलेशन की वजह से भी पॉलिटिकली ओबीडिएंट होते जाते हैं। पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन को हमेशा एब्सोल्यूट या अनकंडीशनल नहीं माना गया है। क्लासिकल लिबरल थिंकर्स ने भी ब्लाइंड ओबीडियंस को चैलेंज ही किया है, और अनार्किस्ट और सिविल डिसोबीडियंस ट्रेडिशंस ने तो और भी ज़्यादा क्रिटिक किया है। फॉर एग्जांपल हेनरी डेविड ने अपने ऐसे सिविल डिसोबीडियंस में आर्ग्यू किया कि अनजस्ट लॉज को फॉलो करना इमोरल है। इसी ट्रेडिशन को लेटर ऑन महात्मा गांधी ने अपने सत्याग्रह मूवमेंट में अडॉप्ट किया, जहां उन्होंने कहा कि लॉ और जस्टिस एक दूसरे के साथ ही चलने चाहिए। अगर लॉ ही अनजस्ट है, जैसे कॉलोनियल टाइम्स के लॉज, तो उसको तोड़ना मॉरल ड्यूटी बन जाता है, वहां ऑब्लिगेट करने की ज़रूरत नहीं है। मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने भी यूएस में सिविल राइट मूवमेंट्स के दौरान इस प्रिंसिपल को फॉलो किया, पर्टिकुलरली अगेंस्ट रेशियल सेग्रीगेशन। एनार्किस्ट जैसे बैकुनिन और एमा गोल्डमैन और भी रेडिकल थे। उनका कहना था कि पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन का कोई मॉरल बेसिस होता ही नहीं है, क्योंकि हर अथॉरिटी अपने नेचर में कोर्सिव और इललेजिटिमेट होती है। एनार्किज्म आप पढ़ ही चुके हैं, ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं। मॉडर्न पॉलिटिकल थियरी में यही डिबेट कंटिन्यू करती है, ऑर्डर वर्सेस ऑटोनॉमी, ओबीडियंस वर्सेस कंशायंस। स्पेशली अथॉरिटेरियन रिजीम्स में ये क्वेश्चन और भी ज़्यादा प्रेसिंग है। क्या सिटीजन्स का ड्यूटी है ओबे करना या फिर रेजिस्टेंस करना?
राइट टू डिसेंट का मतलब है कि सिटीजन के पास एक मॉरल और पॉलिटिकल जस्टिफिकेशन होता है। जब स्टेट अनजस्ट या अनलॉफुल हो जाए तो उसकी ओबीडियंस रिफ्यूज कर सकें। थॉमस हॉब्स वो स्ट्रांगली रिजेक्ट करते हैं डिसेंट को। उनके हिसाब से सॉवरेन की अथॉरिटी अनकंडीशनल होनी चाहिए, वरना लोग वापस स्टेट ऑफ नेचर की केओस में चले जाएंगे। यही लेवियाथन का कोर आइडिया है, आप ऑलरेडी देख चुके हैं। कौटिल्य ऑफ अर्थशास्त्र, उन्होंने उन्होंने भी एक पावरफुल और सेंट्रलाइज्ड रूलर का विजन दिया, लेकिन साथ ही राज धर्म को इक्वली स्ट्रेस किया। किंग की ड्यूटी है कि वो जस्टिस, धर्म और प्रॉस्पेरिटी को अपहोल्ड करे। अगर किंग फेल करे ये करने में, तो उसको रिवोल्ट झेलना पड़ेगा और डिवाइन पनिशमेंट तक मिलेगी। इसका मतलब है कि पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन भी लिमिटेड है यहाँ पे। हेनरी डेविड ने, महात्मा गांधी ने और मार्टिन मार्टिन लूथर किंग ने इन द सिविल राइट्स मूवमेंट, इन सब का कहना था कि अनजस्ट लॉज को मानना ही मॉरली गलत है। यहाँ कंशायंस और मोरालिटी लीगैलिटी से ऊपर है। अगर लॉज ही मॉरल नहीं तो माने क्यों। जॉन रोल्स थ्योरी ऑफ जस्टिस में कहते हैं कि सिविल डिसोबीडियंस जस्टिफाइड है अगर सोसाइटी अनजस्ट हो और लीगल मीन्स से जस्टिस अचीव करना पॉसिबल ना हो। हाना आरेंट कहती हैं कि वो स्ट्रेस करती हैं कि सिटीजन्स की मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है रेजिस्ट करने की, जब रिजीम टिरेनिकल हो जाए। यानी वही सेम बात। जिस तरह राइट टू डिसेंड एक चेक का काम करता है पॉलिटिकल अथॉरिटी के ऊपर, ताकि ओबीडियंस ब्लाइंड ना हो बल्कि जस्टिस और मोरालिटी के साथ अलाइंड हो। आज के टाइम में पॉलिटिकल कम्युनिटी की नेचर बहुत इवॉल्व हो रही है, ग्लोबलाइजेशन, माइग्रेशन और डिजिटल गवर्नेंस की वजह से। पहले कम्युनिटी का मतलब मेनली नेशन स्टेट होता था, लेकिन अब सवाल उठते हैं, क्या ईयू जैसे क्रॉस बॉर्डर कम्युनिटीज़ एक नए मॉडल हैं? क्या ऑनलाइन आइडेंटिटीज़ भी एक पॉलिटिकल कम्युनिटी क्रिएट करती हैं? और क्या मल्टीकल्चरलिज्म ये एक थ्रेट है यूनिटी के लिए, या फिर एक रिचनेस ऐड करता है? ग्लोबल इश्यूज जैसे क्लाइमेट चेंज, पैंडेमिक्स और टेररिज्म में हमें दिखाते हैं कि एक कॉस्मोपॉलिटन कम्युनिटी की ज़रूरत है, जो नेशन स्टेट्स के ऊपर उठकर कॉमन ह्यूमैनिटी को एड्रेस करे। लेकिन साथ ही नेशनलिज्म और आइडेंटिटी पॉलिटिक्स भी स्ट्रांग होते जा रहे हैं, जो लोकल और कल्चरल बिलोंगिंग को एम्फसाइज करते हैं। यानी आज की पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन एक कॉम्प्लेक्स बैलेंस बन गई है। ग्लोबल इंटरडिपेंडेंस और लोकल लॉयल्टीज़ के बीच की कॉन्स्टेंट नेगोशिएशन बन गई है। पॉलिटिकल कम्युनिटी एक ऐसा फ्रेमवर्क है जो समझाता है कि इंडिविजुअल्स एक दूसरे से कैसे जुड़े, और वो जुड़ते कैसे हैं, एक कॉमन पॉलिटिकल स्ट्रक्चर के थ्रू। इसी बैकड्रॉप से पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन का कंसेप्ट आता है, यानी सिटीजन्स मॉरली, लीगली या प्रैग्मेटिकली बाउंड होते हैं लॉज ओबे करने के लिए और गवर्निंग सिस्टम्स को सपोर्ट करने के लिए। अलग-अलग थ्योरीज़ इस ऑब्लिगेशन को जस्टिफाई करती हैं। कंसेंट थ्योरी कहती है कि लोग अपनी मर्ज़ी से मान गए। ड्यूटी थ्योरी मॉरल ज़िम्मेदारी पे फोकस करती है। फेयरनेस थ्योरी रेसिप्रोसिटी दिखाती है और यूटिलिटी यूटिलिटी कहती है कि लॉ तभी मानना चाहिए जब सबके लिए बेनिफिशियल ही हो। लेकिन सेंट्रल क्वेश्चन वही है, इंडिविजुअल्स को कलेक्टिव से क्या बांधता है? अथॉरिटी को लेजिट कौन बनाता है? आज के लिबरल डेमोक्रेसीज़ में, जहाँ पार्टिसिपेशन, इंक्लूजन और अकाउंटेबिलिटी पर लेजिटिमेसी टिकी है, ये कंसेप्ट्स और भी ज़्यादा रेलेवेंट हो जाते हैं। तो ये था एक ग्लिम्स इनटू योर यूपीटी फिफ्थ यूनिट ऑफ पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन। वी हैव कवर्ड ऑल दैट यू नीड फॉर दिस यूनिट, फ्रॉम द कंसेप्ट ऑफ पॉलिटिकल कम्युनिटी, पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन, थियरीज एंड क्वेश्चंस एसोसिएटेड विथ इट। इन सब के साथ हमने देखा है वो इंपॉर्टेंट थिंकर्स जो कंट्रीब्यूट करते हैं टुवर्ड्स द सेम, एंड जिन्हें एग्जाम में कोट करना विल हेल्प यू फेच मोर मार्क्स। अब कुछ पीवाईक्यूज देखें तो बेस्ड ऑन आवर स्लाइड्स कंटेंट इन द वीडियो यू कुड डील विथ ऑल द क्वेश्चंस अराउंड पॉलिटिकल कम्युनिटी एंड पॉलिटिकल ऑब्लिगेशंस। बहुत ही ज़्यादा डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं, चाहे वो लॉन्ग आंसर हो या शॉर्ट नोट। इनफैक्ट ऑलरेडी आप क्वेश्चंस को रीड करते हुए ही अपने माइंड में काफ़ी क्लियरली पॉइंट्स जनरेट कर पा रहे होंगे, और एल्स यू कुड रीवॉच द वीडियो। इतना ही था इस वीडियो में। वी होप दैट यू विल प्रोसीड टू लर्न मोर ऑन द डिस्कस टॉपिक्स फ्रॉम वेरियस academic and non-academic sources. In the I button above and the description box, there are some easily navigable links which may aid your curiosity and understanding. Thank you so much for tuning in till the very end. The PDF of the slides could be downloaded from the WhatsApp and Telegram channels of The Political. Please press the like button, subscribe to The Political, and most importantly, share the video with your peers and classmates only if you find it helpful. जल्द ही मिलते हैं with the next unit.